Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on Bohr atomic model and its important conclusion about hydrogen atom and hydrogen-like ions. Students, today we are going to discuss one of the most important concept of atomic model, and this concept is called as quantum mechanical model of atom. Students, quantum mechanical model of atom is basically based on two important concepts, and these concepts were proposed by a scientist, a renowned scientist, de Broglie in 1924 and Heisenberg in 1927. स्टूडेंट्स, जो डी ब्रॉगली और जो हाइजेनबर्ग थे, इन्होंने ये बताया कि हमारा जो मूविंग माइक्रोस्कोपिक जो मैटर पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह वो ड्यूअल कैरेक्टर बेटे पोजेस कर, उसके पास ड्यूअल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो ड्यूअल कैरेक्टर में हमने बात कही थी कि हाँ थे बेटा, उसका वेव कैरेक्टर भी होगा, वेव कैरेक्टर, और दूसरा उसका पार्टिकल कैरेक्टर होता है। बेटे, जो वेव कैरेक्टर है और जो पार्टिकल कैरेक्टर है, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इस तरह की बात करेगा तो पक्का हम कहेंगे उसका ड्यूअल कैरेक्टर है। जो मटेरियल पार्टिकल का जो वेव कैरेक्टर है बेटे, इसका पता लगता है कि जितने सारे हमारे मटेरियल पार्टिकल है माइक्रोस्कोपिक, वो उनसे एसोसिएटेड एक स्टैंडिंग वेव होती है, और वो स्टैंडिंग वेव जो होती है हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन। जो स्टैंडिंग वेव है दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन, और वो इसी डिफ्रैक्शन पर बेस्ड बेटे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसी पर बेटे वो जनरेट हुआ है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड जो स्टैंडिंग वेव होती है that have the property of diffraction, and this diffraction phenomenon is responsible for the generation of electron microscopy. Students, और जो पार्टिकल कैरेक्टर का पता ये लगता है कि जो हमारे माइक्रोस्कोपिक जो मूविंग पार्टिकल हैं, दे हैव द सर्टेन वैल्यू ऑफ मोमेंटम हियर। तो मोमेंटम वैल्यू ये बताती है कि उसका वो पार्टिकल कैरेक्टर है, मतलब उनसे एसोसिएटेड एक उसका पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। तो अगर वेव कैरेक्टर भी हो और पार्टिकल कैरेक्टर दोनों हो तो पक्का कहेंगे जो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, दिस पजेस ड्यूअल कैरेक्टर हियर। सो जो ड्यूअल कैरेक्टर है, इसमें अब आप ये समझिए कि मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपके पास एक कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ये है, तो डेफिनेटली बेटे आप कह सकते हो कि ये इसका ये इसे एसोसिएटेड स्टैंडिंग वेव, और ये जो स्टैंडिंग वेव है जो उसके वेव कैरेक्टर को शो करती है, इसकी जो वेवलेंथ होगी उसके बारे में डी ब्रॉगली ने एक सजेशन दिया, एक इक्वेशन प्रपोज किया। उस इक्वेशन को हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि जो स्टैंडिंग वेव है उसकी जो लैम्डा होती है वो पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आर लैम्डा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एच अपॉन पी, आर लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते हो एच अपॉन एम बी, जहां एम को आप क्या कर सकते हो, मास ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद द वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और जहां पर जो एच है इट इज द प्लांक कांस्टेंट, जो कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है इट इज 6.626 -34 joule into second. So you can use this relation here
first or second in order to calculate the wavelength of wave associated with the moving microscopic particle here. Students, एक बात इस जो रिलेशन का एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि जो डी ब्रॉगली की जो कंसेप्ट है वेव कैरेक्टर को लेकर के, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल. दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल. जैसे बेटे ग्राम साइज पार्टिकल 1 ग्राम का पार्टिकल ले लें तो पक्का इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लाइक या प्रोटॉन आप न्यूट्रॉन पर अप्लाई करेंगे तो दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल, इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन हियर. स्टूडेंट्स, so from all this discussion it is clear that this concept of de Broglie equation can only be applied to calculate the wavelength of wave associated with the microscopic particle. Students, फिर जो हुआ 1927 में एक कंसेप्ट आई थी जिसको हम लोग हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं. बेटे प्रिंसिपल ये बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसकी दो पैरामीटर, दैट इज एक तो पोजीशन और दूसरा उसका मोमेंटम p, दोनों का साइमल्टेनियस जो मेजरमेंट है इट इज टोटली इम्पॉसिबल. बोथ कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड साइमल्टेनियसली. आप कह सकते हो it is impossible to measure the exact position and exact momentum of moving electron here simultaneously. Students, अगर मान लें हमने क्या किया, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर करने की कोशिश करी, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से मान लिया कि डेल्टा एक्स क्या है, इट इज uncertainty in the measurement of position of electron. और likewise आप कह दो कि डेल्टा p क्या है, this is the uncertainty in the measurement of momentum of electron. So no doubt आप कह सकते हो कि जो डेल्टा x और डेल्टा p का जो प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, जो अनसर्टेनिटीज दोनों आपकी हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू h/4π. मतलब जो अनसर्टेनिटी वहां मेजरमेंट में आई हैं, अगर दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली जाएगी तो डेफिनेटली दीज वैल्यूज, द प्रोडक्ट वैल्यू जो मिलेगी दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π. स्टूडेंट्स, अगर हम ये मान लें कि हमारा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी अगर उसके मास को हम कहते यम है, मास इज टेकन एज यम, और वेलोसिटी को कहते बेटे वो कितना है, v है, वेलोसिटी v है, तो नो डाउट आप कहेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा p जो होना चाहिए दैट वो m इंटू डेल्टा v के बराबर होना चाहिए, जहां डेल्टा v को आप कह सकते हो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है. सो आप कह सकते हो, यहां से इस रिलेशन को चेंज भी कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि डेल्टा एक्स
into m delta v that must be greater or equal to h upon 4 pi, or you can say here कि delta x into delta v that must be greater or equal to h upon 4 pi m here. So students, आपके पास ये देखो दो रिलेशन बन गए इसको भी लेकर के. वी हैव द फर्दर टू रिलेशन. एक ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया. अब आप फर्स्ट और सेकंड का यूज करके क्या कर सकते हो, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डेल्टा एक्स वैल्यू निकाल सकते हो व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी इज गिवन. मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी इज गिवन. वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी व्हेन द वैल्यू डेल्टा एक्स इज गिवन. सो these two relations can use differently in order to calculate the value of delta x, delta p as well as the delta v. फर्दर बेटे इस रिलेशन का अगर सिग्निफिकेंस लिया जाए, इस कंसेप्ट के सिग्निफिकेंस की बात करी जाए, तो फिर से बात वही आएगी. अगर आप इसको कैलकुलेट करिए खुद से, तो जब आप क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होता है वो एप्रिसिएबल वैल्यू इसकी मिलती है. मतलब आप कह सकते हैं इसकी मेजरेबल वैल्यू आपको मिल जाती है. वैल्यू सो ऑब्टेन कैन बी मेजर्ड इजिली. जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, लेकिन जब इसी सेम कंसेप्ट को हम किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर यानी ग्राम साइज पार्टिकल पे, मान लो 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम कह सकते हैं, 1 ग्राम और 1 मिलीग्राम मास वाले पार्टिकल पे जब अप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू मिलती है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी मेजर्ड विद ए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हियर. सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि चाहे कंसेप्ट ये वाली हो चाहे कंसेप्ट ये वाली हो, these two concepts can only be applicable in case of microscopic particle. This cannot be applied on the macroscopic particle, यानी ग्राम साइज पार्टिकल और मिलीग्राम साइज पार्टिकल. स्टूडेंट्स देखो, ये जो दोनों कंसेप्ट है, ये बात ये बताती, देखो इस रिलेशन को जरा केयर करो, जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है बोर कंसेप्ट में, कि एक फिक्स रेडियस की, फिक्स एनर्जी की सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अबाउट मूव करता है. बेटे ये जो रिलेशन है, डेफिनेटली दिस रिवील्स दैट नो सच सर्कुलर पाथ एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस. आप ये बात जान लीजिए, जो ये कंसेप्ट आई है वो आपके सर्कुलर पाथ वाली कंसेप्ट जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, उस कंसेप्ट को कंप्लीटली वॉश्ड आउट कर दिया उसने. तो कह दिया कि कोई इस तरह की कोई वहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट ऑर्बिट जैसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर. हाँ, ये जरूर है कि वहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. हाँ, देयर आर सम पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, बट देयर इज नो सर्कुलर एग्जिस्ट ऑर्बिट, नो सर्कुलर पाथ एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस. सो जो ये जो कंसेप्ट आई विच कंप्लीटली वॉश्ड आउट द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, बेटे इसी को हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं. स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में जो बाकी कंसेप्ट है, जो डिटेल है, उसकी बारी बारी से जो स्टडी हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में. थैंक यू.